हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुश गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूं आज एक और वीडियो के साथ। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों को मैं दोबारा से वेलकम करना चाहता हूं अपने चैनल शेयर मार्केट की बातें पे। और अब रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो कंपनी एक छोटी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, एसी, मिक्सर ग्राइंडर्स, टीवीज, इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या करने की कैपेबिलिटीज लगा रही है। मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि ऐसा कौन सा शेयर है जो अगला डिक्सन टेक्नोलॉजीज या अंबर एंटरप्राइजेस बन सकता है। तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो मैं लाया हूं आप लोग के सामने। ये एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस कंपनी की हिस्ट्री समझते हैं सबसे पहले, बैकग्राउंड कि ये कंपनी क्या करती है और किस तरह से इसका जन्म हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो ये कंपनी 1977 में खुली और इस कंपनी के जो ओनर हैं या मालिक हैं वो मिस्टर प्रमोद गुप्ता, जिन्होंने इसको फाउंड करा। प्रमोद गुप्ता अपने आप में एक काफ़ी टेक जीनियस आदमी थे जो कि अपनी छत पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक समय पे सही किया करते थे और उन्हें कोई पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी कंपनी सेटअप कर पाएंगे। फिर उन्होंने, अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो वो एक इंजीनियर थे। वो डीआरडीओ में काम करते थे। उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करी थी और डीआरडीओ में वो जॉब करते थे। लेकिन बड़ा उनको ब्रेक थ्रू कब मिला, जब उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को सही करने के शौक को एक बिजनेस आइडिया में बदल दूं। उसके लिए वो बिजनेस कॉलेज में भी गए, जहां पे उन्होंने एफएमएस से मैनेजमेंट की डिग्री ली और उसी साल उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, जो कि उस समय पे बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती थी 1977 में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था उस समय के हिसाब से। लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू करा और जब उन्होंने काम शुरू करा तो उन्होंने देखा जो उस समय टीवीज बनते थे, जो उनके कंपोनेंट्स होते थे, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं टीवी कंपोनेंट्स बनाता हूं और जो बड़ी कंपनीज है मैं उनको सप्लाई करता हूं। लेकिन क्योंकि उनके पास उस समय पैसा भी नहीं था और बिना कैपिटल के वो मशीनरी भी नहीं लगा पा रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी उनको दिक्कत आई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद से वो मशीन्स बिल्ड करी और अपनी फैक्ट्री बनाई। और फिर उसके बाद उनको अपना ब्रांड नेम के लिए उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के पास गए और उन्हें बहुत ही अच्छी डील ऑफर करी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आपके कोई भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करूंगा, आपकी मशीन्स को वारंटी दूंगा, पार्ट्स भी खुद ही रिपेयर करूंगा और जो भी रिपेयर में खर्चा होगा वो भी मैं उठाऊंगा अगर आप मेरे से पार्ट्स खरीदते हैं। तो कंपनीज को लगा कि हम लोग बाहर से मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा लीड टाइम है, काफ़ी दिन रुकना पड़ता है। तो इसको लेके उन्होंने उनको ऑर्डर देने शुरू करे। कंपनीज ने शुरू में केवल थोड़े-थोड़े ऑर्डर दिए, लेकिन विद टाइम कंपनीज को लगा कि कंपोनेंट्स भी सही हैं, रिपेयर्स भी अच्छे हैं और अच्छी वारंटी भी है, तो उनके पास ऑर्डर्स धीरे-धीरे बढ़ते गए। उनके जो पहले क्लाइंट्स थे उसमें से कुछ जो मेन कंपनियां उस समय की टीवी बनाने वाली थी, उनका नाम था सोलारा, बेंटेक, टेलेविस्टा और क्राउन। तो ये पुरानी कंपनीज हैं जो पहले टीवीज बनाती थी। उसके बाद 1995 में वो पहले पार्ट सप्लाई करते रहे, 1977 से लेके 1995 में। 1995 में जाके उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जहाँ पे उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाए और 1997 में उन्होंने फिर कलर टीवी में उतर गए थे। और जब वो टीवी बना रहे थे तो उनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट था वो था ओनिडा। और ओनिडा के टीवी उस जमाने में काफ़ी फेमस होते थे। धीरे-धीरे बिज़नेस बढ़ता गया, वो एक्सपेंड करते गए।
तो यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं कंपनी की जर्नी दिखाई गई है। 1997 में उन्होंने छोटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई दिल्ली में। उसके बाद 1995 में उन्होंने टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। 1997 में कलर टीवी, 1999 में उन्होंने पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, उस समय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स चलते थे जो कि टीवी में सर्किट बोर्ड लगते थे और भी मल्टीपल चीज़ों में ये सर्किट बोर्ड्स का काम आता था। तो उन्होंने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी बनाना शुरू करा, जो कि स्पीकर्स में लगते थे, सेट टॉप बॉक्सेस में लगते थे। 2003 में उन्होंने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्लांट लगाया। तो धीरे-धीरे करके वो अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे थे, अलग-अलग चीज़ों में वो एंटर कर रहे थे। ओवरऑल बिज़नेस ग्रो कर रहा था और कंपनी अच्छा कर रही थी। 2008 में उनको काफ़ी एक बड़ा ऑर्डर मिला जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट से 2.5 मिलियन सीटीवीज़ के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स में। उसके बाद जब कंपनी 2001 में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का अपना प्लांट लगाया और साथ ही साथ आईपीओ लेके आई। लेकिन 2011 का साल हम कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये वो साल था जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे थे इंडिया के। तो इंडिया में जो भी टीवीज़ थे, वो यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गए थे। कंपनी अभी भी पुराने मॉडल्स बना रही थी, लेकिन जो चलन या चलने लगे थे, वो फ्लैट टीवीज़, एलईडी टीवीज़ चलने लगे थे। और ये सारे टीवीज़ 70 टू 80% सब इम्पोर्ट हो रहे थे चाइना से। चाइना या इधर की कंट्रीज़ से। तो इस वजह से पूरा बिज़नेस काफ़ी हिट हुआ इनका। तब इन्होंने सोचा कि हम लोग प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग यानी कि प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाएँगे जो कि बल्की होते हैं, जो कि इम्पोर्ट करने में डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस शुरू करा और धीरे-धीरे ये उसमें लगे रहे। फिर 2015 में इन्होंने 2014 में इन्होंने एयर कूलर्स बनाने शुरू करे पुणे में, ग्रेटर नोएडा में। 2015 में इन्होंने पेंट शॉप लगाई और 2017 में इन्होंने सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का प्लांट लगाया और उसके बाद 2018 में इन्होंने एसी का प्लांट लगाना शुरू करा और हाल ही में भी ये एक अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ये एसी यूनिट्स बनाएँगे। तो वो हम देखेंगे कि अभी का इनका क्या कैपेक्स और क्या प्लान्स है। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये कंपनी बहुत छोटे से शुरू हुई, कंपोनेंट्स बनाए, फिर टीवीज़ बनाए, टीवीज़ आउटडेटेड हो गए तो इन्होंने पीसीबीज़ बनाए, इंजेक्शन मोल्डिंग करी, साथ ही साथ इन्होंने टूल्स भी बनाए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टूल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, उस तरह के टूल्स बनाए, अपने पेंट शॉप लगाई और धीरे-धीरे करके फिर ये बड़े व्हाइट गुड्स में आए जहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स और फाइनली एसीज़ बनाए। तो ये इस कंपनी का बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री है, किस तरह से इस कंपनी ने प्रोग्रेस करा। अगर हम देखते हैं कि रिसेंट में क्या ये कंपनी कर रही है, किस तरह से इसका बिज़नेस चल रहा है, हम देखेंगे आगे और क्यों ये कंपनी वेल पोज़ीशन्ड है आगे के लिए। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि जो इनके प्रमोद गुप्ता जी के बेटे हैं, अनुराग गुप्ता, वो फिलहाल अभी चेयरमैन हैं। विशाल गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर है, विकास गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशंस है। तो ये की लीडरशिप पोज़ीशंस है जो कि कंपनी में अभी हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, जैसा कि मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आपको, ये एक फ्लैगशिप कंपनी है पीजी ग्रुप की जो कि स्टार्ट हुई थी 1977 में। इन्होंने 2003 में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फॉर्मली इसका नाम रख दिया था। लेकिन जो अभी इनकी करंट सिचुएशन है, दे स्पेशलाइज़ इन ओडीएम एंड ओईएम। ओडीएम आप लोग समझ सकते हैं कि ओडीएम में बेसिकली इन लोगों को पूरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं। ये खुद से डिज़ाइन करते हैं, खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब काम ये खुद ही करते हैं। कंपनीज़ क्या है, बस बेसिकली इनसे वो प्रोडक्ट्स लेंगी, वो अपनी ब्रांड लेबल चिपकाएँगी और आगे मार्केट में सेल करेंगी। तो अगर हम इनकी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखते हैं तो इनकी प्लास्टिक मोल्डिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट असेंबलीज, स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट्स, टूल मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीयू पेंट शॉप। कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं ये? जैसे कि मैंने बताया, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टेलीविजन, एयर कूलर, मोबाइल कंपोनेंट्स,
ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके कंज्यूमर क्लाइंट्स कौन से हैं? काफ़ी जो मार्की ब्रांड्स हैं वो इनसे प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। एलजी, वर्लपूल, हेयर, ये सब इनके प्रोडक्ट बिजनेस में, वोल्टास, कैरियर, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, जो इनके प्रोडक्ट बिजनेस यानी कि इनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो इनकी वॉशिंग मशीन है, जो इनके एसीज हैं, जो इनके एयर कूलर्स हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटोमोटिव की तो मारुति, टाटा, एम बात करते हैं जो बाथ फिटिंग्स होती हैं उसमें जैगुआर, कोलर जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। बाकी भी आप देख सकते हैं काफी सारी इनके बड़े बड़े मार्की क्लाइंट्स हैं जो कंपनी खुद अपनी प्रेजेंटेशन में बताती है। अगर इनकी लोकेशंस देखते हैं, इनके पास टोटल 6 प्लांट्स हैं, 4 ग्रेटर नोएडा में हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ये लोग ग्रेटर नोएडा में बना रहे हैं। वॉशिंग मशीन्स, पीसीबी असेंबलीज, एयर कूलर्स, एलईडी टीवीज, प्लास्टिक मोल्डिंग, टूल मैन्युफैक्चरिंग। रुड़की में भी इनका एक प्लांट है जहाँ पे वॉशिंग मशीन और प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र, पुणे में एयर कंडीशनर, एयर कूलर और प्लास्टिक मोल्डिंग। यहाँ पे ये एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं जहाँ से आगे जाके एसी के लिए इनका सबसे बड़ा हब होगा अहमदनगर। तो कंपनी काफी अच्छा केपेक्स कर रही है और वाइट गुड्स में आने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले ये केवल कंपोनेंट्स बनाते थे, अब ये पूरी तरह से फुल प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ कंपनी अग्रसर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक मोल्डिंग, डिफरेंट तरह की मोल्डिंग्स जो ये कंपनी करती है। उसके बाद ये इनके प्रोडक्ट्स हैं वॉशिंग मशीन, एयर कूलर और एयर कंडीशनर। स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काफ़ी सारे ऐसे एसी कंपोनेंट्स हैं जो कि वो बनाते हैं, और क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करना अब मुश्किल हो गया है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज अब इंडियन स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को ही ढूंढ रही हैं। तो ऐसे में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो एसीज गैस फिल्ड आते थे उनके ऊपर बैन कर दिया है, मतलब वो गैस फिल करके नहीं आ सकते हैं। तो रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में इनके पास गैस फिलिंग की वजह से भी काफी काम आया था, लेकिन वो वन ऑफ काम था। बट ये और भी सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं और पीएलआई स्कीम के अंडर ये अप्लाई कर रहे हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो कि वाइट गुड्स में काफी सारे जो भी एसी के कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी सप्लाई करेगी। पीसीबी असेंबलीज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके काम है जो ये कंपनीज कर रही है। पीयू पेंट शॉप जो इनकी पेंट शॉप है, यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरा ओडीएम कर रहे हैं, यानी कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी ये कंपनी कर रही है। इसमें क्या होता है कि सब कुछ कंपनी देखती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट एंड टूल कॉस्टिंग, टूल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं पूरे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें सब कुछ इनके हाथ में होता है कि ये पहले कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट करेंगे कि हमें वॉशिंग मशीन बनानी है, इस तरह की बनानी है। उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद उसका डिज़ाइन वेरीफाई कराएंगे अपने क्लाइंट से, उसके बाद पायलट प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। तो ये पूरी साइकिल है। तो ओडीएम में आने में इनको यही बेनिफिट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपना खुद का प्रोडक्ट बन जाता है। उससे आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को केटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअल में आप ही डेवलप कर रहे हैं। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो आपसे लेके वो अपना लेबल लगा के आगे मार्केट में बेचती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इस कंपनी में हो रहा है, जो इस कंपनी के कमिंग ईयर्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएगा इसके फाइनेंशियल्स पे भी और इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी। अगर हम इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी या ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपनी को काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है रिगार्डिंग दियर प्रोडक्ट्स। जो कि ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स, एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स। साथ ही साथ कंपनी को लगता है इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और कैश फ्लोज भी अच्छे होंगे। तो ये सब कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस है
लेकिन ये सब कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे आगे। तो कंपनी का कहना क्या है कि वो अभी फ्यूचर में प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है रादर देन कंपोनेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में वो लोग जो मेन इनके दो तीन प्रोडक्ट है उसमें एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, फुली एंड सेमी ऑटोमेटिक, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज एसी। एसी में भी ये लोग इंडोर यूनिट्स एंड आउटडोर यूनिट्स दोनों बना रहे हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पे निगाह डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पिछले 5 सालों से रेवेन्यू और एबिडा ग्रो करा है। तो 22% कैगर और 20% कैगर से इनके रेवेन्यू और एबिडा ग्रो करे हैं। तो फ्रॉम अ बेस ऑफ 263 करोड़ अभी जो कंपनी रेवेन्यू कर रही है वो 700 करोड़ का कर रही है, और जो 21 करोड़ का एबिडा था वो इस साल 52 करोड़ का एबिडा हुआ है। तो अब हम चलते हैं कि कंपनी के बिजनेस ब्रेकअप क्या है, कंपनी जो पैसा कमा रही है वो कहाँ से कमा रही है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि जो कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ से समझा जा सकता है। कंपनी पहले सबसे ज्यादा जो पैसे कमाती थी वो प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस से कमाती थी। आप देख सकते हैं 55%, और Q1 22 में 62% उन्होंने इससे पैसे कमाए हैं। FY 2020 में 68% और 21 में 60%। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक मोल्डिंग से जितना कमाते थे वो कम हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बिजनेस है उससे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। ये चीज आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो ये जो प्रोडक्ट रेवेन्यूज है यही वो रेवेन्यूज हैं जो हम एसीज, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर से मिल रहे हैं हमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कंपनी 30% यानी कि 200 करोड़ रुपीस प्रोडक्ट से कर पा रही है। साथ ही साथ जो कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है उसमें कंपनी का कहना है कि दे वुड बी मैन्युफैक्चरिंग एट देयर पीक कैपेसिटी, दे वुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर 1,25,000 IDUs यानी कि इंडोर यूनिट्स फॉर एसी, एंड 50,000 ODUs यानी कि आउटडोर यूनिट फॉर एसीज। और जब ये अपनी पीक कैपेसिटी पे ये सब प्रोड्यूस कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तब ये कंपनी का कहना है कि दिसंबर से ये सब फैसिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। और जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY 23 में यानी कि नेक्स्ट ईयर से जो कंप्लीट रेवेन्यू होगा वो 500 करोड़ रुपीस एडिशनल हो सकता है। तो कंपनी के टारगेट्स के हिसाब से कंपनी अगले 2 सालों में 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है। और इस 1200 करोड़ में जो ब्रेकअप रहेगा, 200 करोड़ जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं प्लस 500 करोड़, तो वहां पे कंपनी 700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो प्रोडक्ट बिजनेस से करेगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1200 करोड़ का मेरे पास टोटल है और मैं 700 का प्रोडक्ट बिजनेस से करूंगा तो मेरे जो रेवेन्यू होगा वो 60% प्रोडक्ट से आने लगेगा। और एक बार अगर ये होना शुरू हो जाता है तो जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है वो टोटली एक ODM कंपनी हो जाएगी जो कि वाइट गुड्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर ब्रांड्स, जस्ट लाइक जैसे कि अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस करते हैं। तो अगले 2 साल में इस कंपनी में बहुत बड़ा ट्रांजिशन ये हो रहा है कि जो ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी एसीज के, वॉशिंग मशीन्स के, टीवीज के, अब ये खुद इनके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनाने वाली बिजनेस हो जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि ये ODM कर रहे हैं तो ये उन प्रोडक्ट्स को ओन करेंगे, इनका ही प्रोडक्ट होगा, इनका ही कॉन्सेप्ट होगा, सब कुछ इन्हीं के पास होगा, उसका नो हाउ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का कहना यह है कि उनके पास काफी मार्की क्लाइंट्स से ऑर्डर हैं, और वॉशिंग मशीन में तो दे आर फुल, लाइक वो इतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे जितने उनके पास फिलहाल ऑर्डर्स हैं। एसीज में उनका काफी सारे ब्रांड्स के साथ बात चल रहा है। एसीज वो कह रहे हैं कि हम 0.75 टन से 2 टन तक सभी प्रकार के मॉडल्स ये बनाएंगी कंपनी। उसमें इन्वर्टर एसीज भी होंगे, नॉर्मल एसीज भी होंगे।
तो टोटल 50 मॉडल्स होंगे इनके पास एसीज के, और ये इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि 1,25,000 आईडीयूज एंड 50,000 ओडीयूज। और जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर से स्टार्ट अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो अगले जो 6 मंथ्स जो कि समर में पीक रहता है, ये कंपनी काफी अच्छे रेवेन्यूज क्लॉक कर सकती है फ्रॉम द क्वार्टर थर्ड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ये इस कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, साथ ही साथ जो कैपेक्स हो रहा है, और जो एक इस कंपनी का बेसिकली आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर या एक कंपनी का बिजनेस मॉडल टोटल जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये कंपनी एक री रेटिंग कैंडिडेट भी बन सकती है, जहां पे कंपनी को काफी अच्छे वैल्यूएशंस मिल सकते हैं, क्योंकि डिक्सन और एम्बर के सामने इसके वैल्यूएशंस अभी कुछ भी नहीं है। ये कंपनी का फिगर्स हैं, प्रॉफिट फिगर्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से, जो हम पहले भी देखा था कि 260 करोड़ से लेके अभी 700 करोड़ जैसे वो रेवेन्यूज कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कि पहले 18 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए हैं। या एबिटडा लेवल पे हम देख सकते हैं 221 करोड़ से 52 करोड़ पे एबिटडा आ गया है इनका। ये कुछ कंपनी के नोटिफिकेशंस हैं जो कि कंपनी ने रिसेंटली दिए थे। तो आप देख सकते हैं मार्च 26 का नोटिफिकेशन है, जहां पे कंपनी का कहना है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन्स के लिए एक नई यूनिट स्टार्ट करी है। वॉशिंग मशीन्स के लिए उन्होंने नई यूनिट स्टार्ट कर दी है, और उस यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 0.8 मिलियन है, यानी कि 8 लाख 8 लाख यूनिट्स एनुअली। सो दिस इज 0.8 मिलियन यूनिट्स पर एनम। और एसी के लिए, आउटडोर यूनिट्स के लिए, एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट्स के लिए इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स पर मंथ, 0.6 मिलियन पर ईयर। तो इस साल इन्होंने ये दो कैपेसिटीज शुरू करी थी, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए है और ये आउटडोर यूनिट्स के लिए है। ये कैपेसिटीज भी इसी साल शुरू हुई थी, और शुरू होने के बाद क्योंकि कोरोना आ गया था, तो फिर इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो महाराष्ट्र में बंद रही थी। तो उसकी वजह से मई जून में इनकी फैक्ट्रीज बंद रही हैं 2 महीने। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल्स में इस बार काफी पॉजिटिवली इनके नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर से इनके नंबर्स अब आने शुरू होंगे, मुझे लगता है वो काफी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो इनकी एक तीसरी फैक्ट्री है जहां पे इन्होंने केपेक्स कराया अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का, वो भी अब स्टार्ट हो जाएगा। और ये 1,25,000 आईडीयूज, यानी कि जो एसी में अंदर की यूनिट होती है जो आपके कमरे में लगती है, वो भी ये बनाने लगे हैं। अभी ये आउटडोर यूनिट्स बना रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं 50,000 है। और वॉशिंग मशीन के लिए 8 लैक्स पर एनम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 65,000 जैसे पर मंथ। और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो इस कंपनी में हुआ है, वो हुआ है क्योंकि इस कंपनी में इनिशियली देयर वर सम इश्यूज रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि जब ये कंपनी का आईपीओ आया था, तो कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन अपने आईपीओ में दी नहीं थी। और एक पॉइंट ये था कि जिस काम के लिए इन्होंने कहा था कि हम पैसा यूटिलाइज करेंगे, उसके अलावा ये फंड्स को इन्होंने कहीं और चैनलाइज करा था। तो देयर वर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, जिस वजह से स्टॉक नहीं चलता था। लेकिन रिसेंटली कंपनी को अगस्त 2019 में उन केसेस से क्लीन चिट मिल गई थी, और कोर्ट ने जो इनके ऊपर फाइन लगा था वो हटा दिया था। लेकिन 7 साल के लिए जो ट्रेडिंग बैन था वो उनका अब खत्म हो गया था। साथ ही साथ कंपनी ने, आप देख सकते हैं इस साल 76.6 करोड़ रुपीस उठाए थे फ्रॉम इन्वेस्टर्स। और ये इन्वेस्टर्स कौन थे? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। इसमें जो 3 मेन इन्वेस्टर्स थे वो थे बेरिंग इक्विटी इंडिया एआईएफ, अनंत कैपिटल एंड पत्नी फैमिली। तो आप देख सकते हैं जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फंड्स इनके साथ पैसा लगा रहे हैं, और वो उनको लगता है कि ये कंपनी अब आगे अच्छा कर सकती है, तो ये चीज हमें इनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे
भरोसा करने के लिए हमें कहती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो मनी इन्होंने उठाया वो एयर कंडीशनिंग प्लांट इन पुणे उसके लिए उठाया था। और ये राउंड जो है आप देख सकते हैं, इसकी डेट मई 25 की है। और जो 3 इन्वेस्टर्स थे वो थे बेरिंग प्राइवेट इक्विटी, अनंत कैपिटल और पत्नी फैमिली। तो 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स ने इनके उसमें पैसे डाले थे, जिसमें से कि 2 तरह से ये पैसे आए हैं। सीसीडी कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू, जहां से 36.3 करोड़ से आए हैं, और इक्विटी 40.3 करोड़ रुपीस। और कंपनी का कहना था कि उन्होंने ये 30 करोड़ तो एडवांसेस दिए थे। आउट ऑफ दिस 30 करोड़ हैज बीन पेड फॉर एडवांसेस टू फॉर मशीनरी, जो इन्होंने मशीनरी लगाई थी उस प्लांट में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी से इन्होंने जो शॉर्ट टर्म लोन्स थे उनकी पेमेंट करी थी। तो ये पैसा इस तरह से इन्होंने कंपनी ने यूटिलाइज करा है। और अभी जो कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी का कहना है 150 करोड़ का अभी नेट डेट कंपनी के ऊपर है, जो कि लॉन्ग टर्म डेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 100 करोड़ रुपीस का प्लान है इनका खर्च करने का। और जो कंपनी कह रही है कि दे वुड बी एबल टू मेक 500 करोड़ रुपीस एज एन एडिशनल रेवेन्यू जब उनकी ये सब फैक्ट्रीज तैयार हो जाएंगी। तो अगर हम कंपनीज की कॉन कॉल में भी सुनते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उनकी कॉन कॉल से हमने उठाए हैं, जहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में बताया है। और जनरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि प्रोडक्ट बिजनेस रिमेन द फोकस एरिया। जो बात मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि जो कंपनी का फोकस है वो प्रोडक्ट बिजनेस में है, और अगर एक बार ये प्रोडक्ट बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दे दे वुड बी कंपेरेबल विद डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड एम्बर एंटरप्राइजेज। तो प्रोडक्ट बिजनेस कंपनी का फोकस एरिया है और यही ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए। कंपनी ने मेजर कैपेक्स कराए टुवर्ड R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैपेसिटी क्रिएशन इन FY22। जो मोल्डिंग बिजनेस है वो भी इनका अच्छा कर रहा है, सैनिटरी वेयर्स में, फैंस में। इट इज ऑल्सो शोइंग गुड ट्रैक्शन, आउटलुक रोबस्ट है। कंपनी ने अपने एयर कूलर के मॉडल्स वेरीफाई करे हैं, कुछ क्लाइंट्स को भेजे थे, 2 क्लाइंट्स को, वो इनके प्रोडक्ट को अभी वैलिडेट कर रहे हैं। तो इनको उम्मीद है कि जो FY22 में अभी गर्मी का सीजन आएगा उसमें इनके एयर कूलर्स की डिमांड काफी अच्छी रहेगी। उसी के साथ जो इनका मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके लिए भी ये काफी अच्छी डिमांड कंपनी बता रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी 1,25,000 IDU और 50,000 ODUs बनाएगी। ये बात भी मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में कही थी, ये फिगर गलत है, 50,000 ODUs। साथ में कंपनी ने ये भी बताया था कॉन कॉल में कि वी हैव अ वेरी फर्म कमिटमेंट फ्रॉम एंकर कस्टमर साइंड इन, यानी कि इन्होंने कुछ कस्टमर्स को साइन करा है, एडवांस स्टेज ऑफ निगोशिएशंस चल रहे हैं उनके साथ। और ये सब नेशनल ब्रांड्स हैं, और ये सब हमारी ODM यानी कि आउटडोर एसीज हमारे हमसे खरीदेंगे। वी विल हैव अ वेरी फर्म कमिटमेंट फ्रॉम देम इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, यानी कि अगले 1 महीने में उनसे इनको कमिटमेंट भी मिल जाएगा। और क्योंकि इंपोर्ट ऑफ एसीज विद रेफ्रिजरेंट बैन है, तो इस वजह से हमारी आउटडोर जो मशीन्स है उनके लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। तो कंपनी का मानना है कि जो एसी बिजनेस है वो उनका काफी अच्छा करेगा अगर कोविड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम एसी बिजनेस की बात करते हैं, एसी इंडिया में अभी काफी नेसेंट स्टेज में है, और ये इंडस्ट्री काफी अच्छे परसेंटेज से अगले 5 से 10 सालों तक ग्रो हो सकती है। साथ ही कंपनी का कहना ये भी है कि वो PLI स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए वाइट गुड्स के लिए। और उसके लिए उन्होंने एक दूसरी कंपनी भी बनाई है, PG टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें ये प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट, शीट मेटल कंपोनेंट, हीट एक्सचेंजर्स, क्रॉस फ्लो फैंस, क्रॉस असेंबलीज। कंपनी वी होप टू गेट अप्रूवल, यानी कि कंपनी को लगता है उनको अप्रूवल भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे वो ये सब चीजें बना पाएंगी और मेक इन इंडिया का सपना जो कि सरकार का है उसमें अपनी भागीदारी निभा पाएंगी।
तो ये सब हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो रफली अराउंड 800 करोड़ का है रिसेंटली। हालांकि ये वीडियो जब मैं बना रहा था, देवर द स्टॉक वाज अराउंड 350 और 750 करोड़ जैसा मार्केट कैप था। अभी स्टॉक प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, तो 750-800 करोड़ जैसी कंपनी का मार्केट है। अभी जो कंपनी की सेल्स है वो 700 करोड़ है। कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स 2 साल में 1200 करोड़ है। तो अभी जो कंपनी है वो हमें 1x सेल्स पे मिल रही है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ डिक्सन या एम्बर के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कि डिक्सन की सेल्स है 6500 करोड़, और जो डिक्सन का मार्केट कैप है 25,300 करोड़। और एम्बर की जो सेल्स है वो है 3000 करोड़, और एम्बर का मार्केट कैप है 10,500 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम सेल्स पे ये कंपनीज कोट होती हैं। हालांकि इनका टोटल रेवेन्यू इनके कंपैरेबल नहीं हो सकता, बट अगर हम एज्यूम करते हैं, जैसा कि हमने कहा था 700 करोड़ रुपीस जो कि इनके कंपैरेबल हो सकते हैं, अगर इसको हम 2x भी वैल्यूएशन देते हैं तो 1400 करोड़ रुपीस ये कंपनी बहुत इजीली हो सकती है। अभी ये कंपनी केवल 800 करोड़ है, और इसमें मैंने अभी उनका जो रेवेन्यू छोड़ दिया है जो कि वो कंपोनेंट से आते हैं, अगर उसको हम हाफ टाइम भी मल्टीपल देते हैं तो भी 250 करोड़ यानी कि 1650 करोड़। तो इस बेसिस पे ये कंपनी यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखती है। एट द एंड हम लोग एक बार इस कंपनी के चार्ट पे भी निगाह डालते हैं और देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं ये काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस था इनके चार्ट पे, जो कि काफी मल्टीपल लेयर से रेजिस्टेंस है। अभी भी ये रेजिस्टेंस 2 बार ये क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन ये कर नहीं पाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अराउंड 285 286 के लेवल से जहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस भी रखना है तो 280 रुपीज का इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख के आप इसमें अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। एक बार ये 475 लेवल्स को क्रॉस करता है अगर ये स्टॉक, तो ये काफी मेजर रैली दिखा सकता है। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है, और इफ ऑल गोज वेल तो ये स्टॉक रीरेट होगा और ये फ्लैग पैटर्न को ये पूरा कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अराउंड 350 टू 370 ये एक अच्छी रेंज है जहाँ पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 300 तक इसको एक्यूमुलेट करा जा सकता है। अगर आपको एसएल रखना है तो 280 का एसएल रखना है, और ये स्टॉक 700 टू 800 तक का पोटेंशियल रखता है, और 4 डिजिट का भी पोटेंशियल रखता है अगर ये कंपनी अपनी सक्सेसफुली जो प्लान से कह रहे हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अंकुश गर्ग आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।